वेलकम व्यूवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी मोटापा। ये मालूम करने के लिए कि किसी शख्स को मोटापा है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहले उसको BMI मालूम करना पड़ेगा, यानी बॉडी मैस इंडेक्स। BMI कोई भी शख्स मालूम कर सकता है, सिर्फ उसको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक उसका वज़न, वेट पाउंड के अंदर, और फिर उसका कद जो है हाइट इंचेस के अंदर। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का वज़न 150 पाउंड है और इसका कद 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 5 इंच का मतलब है 65 इंचेस। तो एक फार्मूले के तहत, जो फार्मूला आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, उसके तहत अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने फ़र्ज़ करो कि अब 150 आपका वेट है, जैसा आपने यहाँ पर मिसाल दी है। 150 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 703 पर, 150 को 703 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है जवाब 105450। इसको डिवाइड करेंगे हाइट से, 65 से, तो जवाब इसका आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 1622.31। अब इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे हाइट से, तो 65 से, तो जवाब यहाँ पर आ रहा है 24.96। ये 24.96 जो है ये BMI है। कोई भी शख्स अपना BMI मालूम कर सकता है। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी हाइट है, आपकी हाइट जो है आप मालूम करें इंचेस में और आपका वेट आप मालूम करें पाउंड में। अब आप वेट को मल्टीप्लाई करें 703 से, क्योंकि ये 703 कांस्टेंट है, हर फार्मूले में ये रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आता है उसको आप डिवाइड करें अपनी हाइट से, इंचेस के अंदर जो है। फिर इसके बाद जो भी जवाब आता है इसको दोबारा आप डिवाइड करें अपनी हाइट से, तो जो भी फिगर आएगी वो आपका BMI होगा। अब अगर किसी शख्स का BMI 18.5 से कम है तो हम कहेंगे कि वो अंडर वेट है, और अगर किसी शख्स का BMI 18.5 से लेकर 24.99 तक है तो हम इसको आइडियल वेट कहेंगे, अच्छा वेट कहेंगे। और अगर किसी शख्स का BMI 25 से लेकर 29.99 है तो हम इसको ओवर वेट कहेंगे। और अगर 30 से ज़्यादा है किसी का BMI तो हम ये कहेंगे कि ओबेसिटी है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर BMI ही काउंट नहीं होगा, यहाँ पर अब एक और चीज़ हम काउंट करेंगे, वो है आपका वेस्ट साइज़, यानी कमर का साइज़। अगर कमर का साइज़ निकालना है तो आप उस वक्त निकालें जब आप अपनी सांस को बाहर निकालें। सांस को बाहर निकालने के बाद आप सांस को रोक दें, फिर आपने कमर का साइज़ निकालें। और अगर किसी मर्द का साइज़ 40 इंचेस से ज़्यादा है और अगर इसका BMI 30 है या उससे ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी है। इसी तरह अगर कोई लेडी है, अगर उसका वेस्ट साइज़ जो है वो 35 से ज़्यादा है और BMI उसका 30 से ज़्यादा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी। देखिए, इसको यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों से भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पर दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखें। अब यहाँ पर BMI तो बहुत बढ़ा हुआ है, 30 नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 40 से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्या ये BMI जो है, बढ़ा हुआ BMI, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ओबेसिटी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका वेस्ट साइज़ इन लोगों का कम है। ये जो है वो बॉडी बिल्डर्स हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखें, यहाँ पर क्या फ़र्क है? आप देखें कि BMI भी बढ़ा हुआ है और वेस्ट साइज़ भी बढ़ा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ओबेसिटी है। अब हम ये देखेंगे कि ये मोटापा क्यों होता है। ज़्यादातर आजकल लोगों का सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, मेज़ कुर्सी पर बैठे रहने का काम है, कंप्यूटर का काम है, और घर पर भी आते हैं तो फिर वो घर पर भी आमतौर पर बैठे रहते हैं। तो इस किस्म के लाइफ स्टाइल में इंसान जो है वो मोटापे की तरफ माइल हो जाता है। इसके साथ साथ डाइट का भी बहुत डिपेंड है इस पर, क्योंकि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं और किस वक्त खाते हैं, खा के सो तो नहीं जाते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर भी है। देखा है, अक्सर देखने में आता है कि ख़ानदान में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वो मोटापे की तरफ माइल हैं। मैंने ये भी देखा है कि डिप्रेशन हो जाए कुछ तो उसके बाद भी बाज़ लोगों में मोटापा आ जाता है। मैंने ये देखा है कि अगर डिप्रेशन हो या स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो और जो है लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाते हैं बाज़ों का, तो या तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, अंडर वेट हो जाते हैं, या फिर वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हार्मोनल डिसफंक्शन होता है और लोग मोटापे की तरफ माइल होते हैं। बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं
जो खाते तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके जिस्म की टेंडेंसी है कि उनके जिस्म में फैट ज़्यादा बनता है। ये बिल्कुल हकीकत बात है और ये मैंने अपने मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी ये बात अक्सर आई है। अब अगर ओबेसिटी हो और इन दी लॉन्ग रन और बढ़ जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, और इसके अलावा फालिज हो सकता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रोल बढ़ सकता है, और इसके साथ ये भी देखने में आया है कि लोगों को जिस्म के अंदर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। बाजू का जब वेट ज़्यादा हो जाए तो सही तरीके से नींद भी नहीं आती है। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है यहाँ पर ओबेसिटी में वो डाइट का है। तो यहाँ पर देखें, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप होल ग्रेन इस्तेमाल करें, मतलब फाइन आटा इस्तेमाल नहीं करें। सफ़ेद आटा मैदा है उसको इस्तेमाल नहीं करें, और उससे बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल न करें। आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें जिसको लाल आटा कहते हैं। इसी तरीके से चावल के अंदर आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें और जो वाइट राइस इस्तेमाल ना करें। अक्सर पेशेंट मुझसे कहते हैं कि भाई ब्राउन राइस में भी तो कार्ब होता है, तो देखिए मेरा जवाब ये है कि उसमें कार्ब कम होता है, और राइस तो हमारी डाइट का हिस्सा है। इन दी लॉन्ग रन आप कैलकुलेट करें तो कैलोरीज में कितना फ़र्क पड़ जाता है, इसी तरह फिर वेट में भी फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करें, आप मीठे में गुड़ का इस्तेमाल कर लें। देखिए दुनिया में 2 वाइट पॉइजन्स हैं, एक शुगर है और एक जो है वो सी साल्ट है। तो आप सी साल्ट के बजाय पिंक साल्ट इस्तेमाल करें, वो हमारे मुल्क में सस्ता है, बहुत आसानी से मिलता है। बाहर जहाँ पर नहीं मिलता वहाँ पर तो लोग तरसते हैं इसके लिए, आप और रेट भी इतना ही है तकरीबन। तो आप पिंक साल्ट इस्तेमाल करें, इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है, वेट भी कम होता है, सेहत भी अच्छी रहती है। इसके साथ साथ आप अगर सब्जियां आपने खानी है तो ज़मीन के नीचे की सब्जियां बंद कर दें अगर आपको वेट कम करना है तो, सिवाय प्याज, लहसुन और अदरक के। इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी ज़मीन के नीचे की सब्जियां ना खाएं, ज़मीन के ऊपर की सब्जियां खाएं। और आप फोकियत दें ग्रीन वेजिटेबल्स को, हरे रंग को तलाश करें। हरे रंग की जो भी सब्जी है बिल्कुल आँख बंद करके उठाएं और जितना खा सकते हैं खाएँ आप। और इसके अलावा आप सलाद का इस्तेमाल करें। आप सलाद के अंदर आप एक काम ये करें कि एक जो चाय का जो चमचा होता है वो 1 चमचा आप एप्पल साइडर विनेगर या आप उसमें डाल दें, उससे उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आप खाएं, उससे आपका भी वेट उससे भी कम होता है, बहुत ज़्यादा वेट कम होता है। इसके अलावा आप सी फूड ज़्यादा खाएं, समंदर की जो चीज़ें हैं उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, और उससे इतना वज़न भी नहीं बढ़ता। आप अगर जैसे फ्रूट्स लेते हैं तो आप वो फ्रूट लें कि जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर एवाकाडोज हैं, स्ट्रॉबेरी है। बेरी तो जिस फल के साथ लग गई है आप जितना चाहें वो खाएं। स्ट्रॉबेरी तो यहाँ मिलती है, इसके अलावा ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, रेस्पबेरी है। ये आप अगर आप खाएं तो ये बहुत अच्छा है, इससे आपको तवानाई भी मिलेगी और इससे वेट भी नहीं बढ़ता। इसके अलावा आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, आप जो है एवाकाडोज ले सकते हैं, और भी बहुत सारे फल ऐसे हैं कि क्योंकि फहरिस्त तो बहुत तवील हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फल हैं जो जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा है, आप वो फल इस्तेमाल करें तो इससे आपका वेट भी कम हो जाएगा। और आप नट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको एनर्जी चाहिए ना, आप नट्स इस्तेमाल करें। आप जो है वो खुश्क मेवा इस्तेमाल करें, जैसे आप मूंगफली है, आप जो है अखरोट है, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, बीज इस्तेमाल करें, तो इससे आपको जो है तवानाई भी मिलेगी और आपका वेट भी इतना नहीं बढ़ेगा। बीन्स इस्तेमाल करें, बीन्स जितने भी होती हैं वो आपको यहाँ पर मैं तस्वीर भी इनकी दिखा रहा हूँ, आप ये भी देख लें। बीन्स आप खानों में अपने ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, थोड़ा बहुत आप अल्ट्रेशन कर लें तो इसका आपके वेट पर और आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटी की। फ़िज़िकल एक्टिविटी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ उसके वेट को कम करती है बल्कि उसकी सेहत को भी इंसान को बेहतर करती है। अगर आपका किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है और आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो ये देखा गया है कि एज जैसे बढ़ती जाती है तो फिर लोग उससे दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत भी टाइम निकालें, अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। अगर आपके घर के पास जिम है आप जाएँ, एक्सरसाइज करें। जो आपके पेट बढ़ जाता है या आपके वेस्ट के ऊपर और पेट पे जो चर्बी होती है
उसकी गलाने के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप करें। गर्दन पे जो चर्बी होती है उसको गलाने की एक्सरसाइजेज हैं वो आप करें। तो आप ये सारी एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके जिस्म से फैट कम हो जाएगा। गार्डनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हर एज में बहुत अच्छी है, हेल्दी एक्सरसाइज है। अगर आपके पास गार्डन है घर में तो आप गार्डनिंग करें, अगर पार्क है तो वहाँ जाकर कुछ रनिंग वगैरह कर लें। तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कम से कम 1 घंटा, अगर वज़न कम करना है तो कम से कम 1 घंटा आप घर के अंदर वॉक करें। मतलब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या होम्योपैथिक दवाओं से वज़न कम होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक से वेट कम होता है, बल्कि ये पर्सनालिटी को चेंज करती है होम्योपैथिक दवाएँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ दवाई लेके चला जाता है और 2 महीने के बाद जब आता है तो अगर उसने डाइट को भी सही मतलब कंट्रोल किया और एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की उसने और इसके साथ दवाएं भी वक्त पर खाई तो बाज़ औक़ात यकीन कीजिए हम पहचान नहीं सकते। सिर्फ वज़न कम नहीं होता है, इंसान की शख्सियत तब्दील हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी दवाएं मैं वेट लॉस में इस्तेमाल करवाता हूं और क्या तरीक़ेकार है उन दवाओं का। अब देखें, कोई अगर मेरे पास मरीज़ आता है और वो फैट एंड फ्लेबी, मतलब कि मोटा और पिलपिला जिसको उर्दू में कहते हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है अक्सर किताबों में कि फेयर भी होना चाहिए वो, लेकिन ऐसा नहीं है। फेयर न भी हो, मतलब गोरे रंग का न भी हो मरीज़, तो ये दवा काम करती है। तो अगर फेट एंड फ्लेबी है तो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा कलकेरिया कार्ब 1000 की देता हूँ और बाकी जो 6 दिन है उसमें कैप्सिकम 30 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा मरीज़ को देता हूँ। तो ये आमतौर पर 3 महीने की दवा दी जाती है, फिर 3 महीने के बाद फिर उसको वेट को चेक किया जाता है और अगर इम्प्रूवमेंट है तो ये दवा चलती है। अगर इम्प्रूवमेंट न भी हो तो कम से कम भी 6 महीने साल भर तो ये दवाएं इसको टाइम लेती हैं वज़न को कम करने में। थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट हो तो फिर इलाज जारी रहता है। अगर बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है 3 महीने के बाद मामूली सा भी नहीं है तो फिर मैं अदर जो दवाएं हैं उन पर मैं गौर करता हूँ। और अगर फ़र्ज़ करो कि किसी मरीज़ को थायराइड का मसला है, हाइपोथायराइडिज़म है, देखिए हाइपर थायराइडिज़म जब होता है तो वेट कम होता है, गिर जाता है वेट, और हाइपोथायराइडिज़म में वेट बढ़ जाता है। तो हाइपोथायराइडिज़म में मैं आमतौर पर कलकेरिया कार्ब 1000 की देता हूँ, सुबह निहार हूँ, और उसके साथ एक दवा है फ्यूकस वेसिकुलोसिस, ये 6C में देता हूँ मैं। 6 दिन 6C में 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा वेसिकुलोसिस देता हूँ, फ्यूकस वेसिकुलोसिस, और इसके साथ साथ एक दिन जो है कलकेरिया कार्ब 1000 की सुबह निहार मुँह दी जाती है। वो भी इसी तरीके से ये 2-3 महीने के लिए दी जाती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दवाएं जो है न सिर्फ वेट को कम करती हैं बल्कि ये बीमारी को भी ख़त्म करती हैं। हाइपोथायराइडिज़म में भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अब फ़र्ज़ करें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो डिलीवरी के बाद उनका वेट बढ़ जाता है, अक्सर ये देखा जाता है। तो इस किस्म के केसेस के अंदर मैं कलकेरिया कार्ब 1000 की सुबह निहार मुँह देता हूँ, और इसके अलावा एक दवा है फाइटोलका बेरी, ये मदर टिंचर में, ये सुबह दोपहर रात को 1/4 कप पानी में 30 कतरे देता हूँ मैं। फाइटोलका बेरी वैसे भी बहुत अच्छी दवा है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है जब कोई दवा काम नहीं करती है। बहुत मतलब मैं दवाएं दे के थक जाता हूँ। मदर टिंचर के अंदर दवाएं मैंने ये नोट किया कि इसको ज़्यादा अरसे तक देना पड़ता है, ज़्यादा अरसे तक देने के बाद ये इसका अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम बात करेंगे कुछ ख़वातीन के बीमारियों के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी आप एक वीडियो देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज पर जो मैंने बनाई है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी वेट बढ़ जाता है, लेकिन आप देखें जब तक आप बीमारी का भी इलाज साथ में नहीं होगा तो वेट तो कम नहीं होगा। तो अब उसके अंदर आप देख लें उसमें मैंने किन किन दवाओं का जिक्र किया है। यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर 3 दवाओं का जिक्र करता हूँ। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ ख़वातीन का वेट ज़्यादा है तो कलकेरिया कार्ब जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ पर फिर मैं 30 पोटेंसी में देता हूँ। और अगर दूसरी दवा है इसमें पल्साटिला 30 और तीसरी दवा है ग्रेफाइटस 30। ये 3 दवाएं, इनके सिम्टम्स आप वो मेरी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएंगे। और शुरू में जो है मैं ये दवाएं जो है 30 पोटेंसी में देता हूँ और बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको 200 पर लाता हूँ और 1000 पे
बी में देता हूँ, 200 और 1000 हफ्ते में एक दफ़ा मैं देता हूँ। ये ख़ास तौर पर उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी के केस में। अब फ़र्ज़ करें जैसे बाज़ ख़वातीन हैं वो जो है वो 40 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है, मेनोपॉज़ल सिंड्रोम हो जाता है, मतलब उनके मेंसेस बंद हो जाते हैं कुदरती तौर पर, जो एक फितरी अमल है। तो अब उसके बाद होता है कि बाज़ ख़वातीन जो है उनका वेट बढ़ जाता है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए ग्रेफाइटस 30 में बहुत अच्छा काम करती है, 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा। बाज़ ख़वातीन है जो मेनोपॉज़ल सिंड्रोम में तो नहीं उनको होती वो, यानी कि उनकी उम्र कम होती है लेकिन उनके पीरियड बंद हो जाते हैं, या बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पीरियड ही नहीं आते, या बाज़ ऐसी के बहुत कम पीरियड आते हैं और फिर उस वजह से वेट बढ़ जाता है। तो फिर ऐसी ख़वातीन के लिए पल्साटिला 30 में बहुत अच्छी दवा है, 4 गोली दिन में 4 मरतबा, 2-3 महीने तक ये देते हैं। इसके बाद फिर पल्साटिला 200 पर आ जाते हैं, फिर 2-3 महीने देने के बाद पल्साटिला 1000 पर आ जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ मरीज़ आते हैं और उनके जिस्म पे मस्से होते हैं, तो ख़ास तौर पर चेहरे पे, गर्दन पे और जिस्म पे भी होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले मैं थूजा 200 की हफ्ते में एक खुराक देता हूँ 2-3 महीने। तो इसके बाद फिर जो भी होम्योपैथिक दवा सिम्टम के हिसाब से हो वो मरीज़ को दी जाती है। जब हमने ये ज़िक्र किया था कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है, तो वहाँ पर डिप्रेशन का भी जिक्र हुआ था। तो अगर कोई मरीज़ है और डिप्रेशन की वजह से वो उसको मोटापा हो गया है तो उसको डिप्रेशन की दवाएं शुरू में देनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत अच्छी दवा इस सिलसिले में है, उसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया सीएम में बहुत अच्छा काम करती है। अगर डिप्रेशन की वजह से मोटापा हो तो इग्नेशिया सीएम की मैं आम तौर पर हर 15 रोज़ के बाद एक खुराक देता हूँ, महीने में 2 खुराक। तो 2-3 महीना ये देने के बाद जब मैं महसूस करता हूँ कि डिप्रेशन अब कम हो गया है तो फिर मैं जो भी सिम्टम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से दवाएं होती हैं वो मरीज़ों को देता हूँ। अब आखिर में हम बात करेंगे इंटर करंट रेमेडी की। ये तो आपको पता है कि मैं हर बीमारी के बारे में इंटर करंट रेमेडीज़ के बारे में ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि होता ये है कि बाज़ों का दवाएँ, अच्छी दवाएँ देते हुए भी दवाएँ काम नहीं करती, तो फिर इंटर करंट रेमेडी देनी पड़ती है। सबसे पहली जो दवा है इंटर करंट रेमेडी की यहाँ पर मोटापे में, वो है थायराइडिनम 200 की। और दूसरी दवा जो है जो मैं देता हूँ वो है सल्फ़र 1000 की। थायराइडिनम 200 की हो या सल्फ़र 1000 की हो, वो जब इंटर करंट रेमेडी हम देते हैं तो जो भी होम्योपैथिक दवा मरीज़ खा रहा होता है उसको रोक दी जाती है और दूसरे दिन सुबह निहार मुँह इंटर करंट रेमेडी का सिर्फ 1 डोज दिया जाता है। फिर 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया जाता है और 1 हफ्ते के बाद जो भी दवा मरीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है वो शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं सल्फ़र 1000 की देता हूँ तो मैं ये ख्याल रखता हूँ कि कलकेरिया कार्ब के फ़ौरन बाद नहीं देता। अगर मरीज़ कलकेरिया कार्ब पर होता है तो 1 डोज में बीच में लाइकोपोडियम 200 का देता हूँ, इसके बाद सुबह निहार मुँह सल्फ़र 1000 की दे देता हूँ और 1 हफ्ते के बाद फिर कलकेरिया कार्ब शुरू कर दी जाती है। तो ये मेरी प्रैक्टिस है होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मोटापे को कम करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।